देन हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स में हम बेसिकली डिस्कवर करते हैं पहले हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की, देन हम अब न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। हमने प्रोटॉन्स पढ़ा, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। देन इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी किया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जैसे प्रोटॉन की बात की तो प्रोटॉन जो होते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, जिंक सल्फाइड की मेटल पे वो एक्ट करते हैं और फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हमने देखा, नोट किया, जाना। उसके बाद 1886 तक जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी, वो डिस्कवर्ड हो चुके थे, और 1895 तक उनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ भी डिटरमिन की जा चुकी थी। लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज बात थी कि 1932 तक इसी चीज़ को माना गया कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती। तो रदरफोर्ड ने 1920 में कहा कि कुछ सम काइंड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका कोई मैस होता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि एटम के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो वो उस एटम के मैस को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। कोई ऐसी चीज़ भी है जो न्यूट्रल है लेकिन उसका कोई ना कोई मैस है। रदरफोर्ड ने 1920 में इस चीज़ को अंडर नोटिस लिया और इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद हमें डिस्कवरी होगी कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए और किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो सारा कुछ हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की स्ट्रीम लेते हैं जो कि पोलोनियम सोर्स से हमें मिली होती है। उस अल्फ़ा पार्टिकल को जो कि हमने पोलोनियम से लिया था, अल्फ़ा पार्टिकल के स्ट्रीम को, हम उसको क्या करेंगे, हम बेरिलियम के टारगेट के ऊपर उसको डायरेक्ट कर देंगे। मतलब कि जो अल्फ़ा स्ट्रीम है उसको बेरिलियम टारगेट के ऊपर उससे स्ट्राइक करवाएंगे, उससे जो है रेडिएशंस जो हैं वो होंगी और उनको नोट करेंगे। वो जो रेडिएशंस हमने बेरिलियम टारगेट के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स ने डायरेक्ट करवाई थी फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोलोनियम, तो जब वो रेज जो है अल्फ़ा पार्टिकल की स्ट्रीम है उससे टारगेट के ऊपर पड़ी तो रेडिएशन जो है वो पेनिट्रेट हो गई, और उसके बाद दूसरी साइड से रेडिएशन निकली जो कि न्यूट्रल थी, न्यूट्रल चार्ज था। जो चार्ज डिटेक्टर था उनको न्यूट्रल ही शो कर रहा था। तो उसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई कि ये जो रेज होती हैं ये न्यूट्रल चार्ज होती हैं। जैसे कि आप लोग फिगर 5.6 है, इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास लेड ब्लॉक है। ये बेसिकली पोलोनियम मेटल है जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स का एमिट हो रही है। बेसिकली सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स है। अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होंगे, उसके बाद बेरिलियम टारगेट पे उन्हें डायरेक्ट किया गया कि स्ट्राइक करेंगे बेरिलियम टारगेट के साथ। जो रेज़ हैं वो पेनिट्रेट हो जाएंगी। कुछ रेज़ जो हैं वो बेरिलियम टारगेट की दूसरी साइड से निकल रही हैं, उन्हें हम कहते हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं। इन्हें न्यूट्रॉन का नाम दिया क्योंकि चार्ज डायरेक्टर पे देखा जाए तो इनका कोई भी चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल थी, ना पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही थी और नीडल ना नेगेटिव साइड पे हो रही थी। तो इसके बाद ये कहा गया कि ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो हीलियम हमारे पास है 4.2। ये 4.2 जो है 2 इसका एटॉमिक नंबर है और 4 एटॉमिक मास है। ये जब बेरिलियम टारगेट के साथ रिएक्ट करेंगे या स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास कार्बन 12 6 निकलेगा और साथ में न्यूट्रॉन का एक पार्टिकल निकलेगा। तो बेसिकली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होती हैं और न्यूक्लाई ऑफ बेरिलियम होती है अपने आप को रीअरेंज करती हैं और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एमिट करना स्टार्ट कर देती हैं। सो ये हमारे पास पूरा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को स्टडी किया। ये बेसिकली रदरफोर्ड ने 1920 में इसको कहा कि सम अदर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैस को मिलाया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो कुछ और भी एटम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उसका मैस होता है जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अकेले सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो बेसिकली जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये न्यूट्रॉन्स थे, न्यूट्रल पार्टिकल से, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर थी इनके अंदर, और ये चार्ज डिटेक्टर पे जब इमिट ये रेस फॉल कर रही थी तो ये उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दे रहे थे, ये न्यूट्रल ही थे। जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स देखी तो हमने इसमें डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आयनाइज हो सकते हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं या नहीं हैं, इनके वाटर, पेपर एंड सेलुलोइड पे ये
क्या स्पीड शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं, और प्रोजेक्टाइल पे जो है वो कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बेसिकली ये कि न्यूट्रॉन जब डिके किया जाता है, न्यूट्रॉन डिके होते हैं तो वो प्रोटॉन में एक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल्स बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है कि हमारे पास न्यूट्रॉन है जिसका मास है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर नहीं है। तो जब वो डिके होते हैं तो एक प्रोटॉन बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और न्यूट्रिनो पार्टिकल जिसका कोई मास, कोई पार्टिकल नहीं, कोई वेट नहीं होता। तो ये इसके डिके होने के बाद ये चीज़ें बनती हैं। उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट देखें तो न्यूट्रॉन आयोनाइज नहीं होती, ये आयोनाइज गैसेस को नहीं कर सकती। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज गैसेस बिकॉज ऑफ इनका चार्ज न्यूट्रल होता है, इनका एटॉमिक नंबर न्यूट्रल होता है। सो ये किसी को भी आयोनाइज नहीं करती। हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है क्योंकि हमने जैसे देखा बेरिलियम के अंदर ये पेनिट्रेट हो गए हैं, बाकी जितने भी पार्टिकल्स थे वो रुक गए और ये दूसरी साइड पे चार्ज डिटेक्टर के ऊपर फॉल करना स्टार्ट हो गई। तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट कि ये एक्सपेल कर देते हैं हाई स्पीड प्रोटॉन को फ्रॉम पैराफिन होते हैं कार्बन कार्बन डबल वाटर पेपर एंड सेलुलोज में से ये जितने भी हाई स्पीड प्रोटॉन्स होते हैं उनको एक्सपेल कर देते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें बेसिकली फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन्स की बात की गई है कि वो न्यूट्रॉन जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी से ट्रेवल कर रहे होते हैं हम कहते हैं ये फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं। और वो न्यूट्रॉन जो कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बिलो एनर्जी पे मूव कर रहे होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, उन्हें हम कहते हैं कि ये स्लो न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये बेसिकली इनके कंपैरिजन था व्हाट इज फास्ट न्यूट्रॉन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं जस्ट फास्टर वन फॉर द फिशन पर्पसेस बिकॉज ऑफ कि जितना वो आराम से मूव करेंगे, इसे आहिस्ता मूव करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है वो केमिकली चेंजेस कॉज करेंगे और जितना वो ज़्यादा स्पीडली ट्रैवल करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो है कि हम उसे एज ए प्रोजेक्टाइल भी न्यूट्रॉन्स को यूज़ करते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं। वो कैसे होता है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं उनको इजेक्ट करवाया जाता है ऑन नाइट्रोजन और वो क्या करते हैं जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस होता है उसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल्स को इजेक्ट करते हैं और साथ में उनकी बोरोन है वो प्रोड्यूस हो जाता है। सो यहाँ पर अगर आप 122 पेज नंबर पे इक्वेशन देख रहे हो तो N14 है, ये नाइट्रोजन है बेसिकली जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है। इसमें से जब नाइट्रोजन को इजेक्ट करवाया गया तो हमारे पास बोरोन प्लस हीलियम है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 511 होता है और हीलियम जो है वो हमने एज एन अल्फ़ा पार्टिकल लिए हैं क्योंकि ये पॉजिटिव रेज होती हैं 2 और 4। तो हम लोग यही कहते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर से अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स को करवाएं, फास्ट न्यूट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएं तो हमारे पास बोरोन प्रोड्यूस होगा, साथ में अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। हम क्या कहते हैं नेक्स्ट जो 7 हमारे पास पॉइंट है उसमें क्या है कि जब स्लो मूविंग, अगर पहले तुमने फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की बात की कि उसको नाइट्रोजन के ऊपर से इजेक्ट करवाया जाए तो हमारे पास बोरोन और अल्फ़ा पार्टिकल्स बनते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि अगर हम कॉपर से इजेक्ट करवाएं न्यूट्रॉन्स को, मतलब कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को कॉपर के साथ हिट करवाएं, कॉपर मेटल के साथ, तो हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिव कॉपर बनेगी और साथ में रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, Hb प्रोड्यूस होगी। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास कॉपर 29 एटॉमिक नंबर है, 66 एटॉमिक मास और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बन जाता है। तो हम बात करते हैं कि बेसिकली जो कॉपर होते हैं वो क्या कहते हैं जब उनमें से इजेक्ट करवाया जाता है तो कॉपर मेटल में से तो कॉपर रेडिएशन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो बाय मूविंग एन इलेक्ट्रॉन जिंक में कन्वर्ट होता है, जिंक 66 and 30, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 30 एटॉमिक नंबर बन जाएगा और 30 एटॉमिक नंबर जिंक का होता है और जो उसका एटॉमिक मास होता है वो 66 होता है। तो बेसिकली जो न्यूट्रॉन होता है वो कैप्चर्ड किया जाता है न्यूक्लियस से और इसका जो हमारे पास कॉपर है 65, 29 और 66, 29 प्रोड्यूस होते हैं और जो रेडियो एक्टिव कॉपर होता है 66, 29 वो बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है और कन्वर्ट हो जाता है जिंक में
और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज बाय 1 न्यूरॉन, और जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है। बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स थी, जिसमें हमने बात की सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कि न्यूट्रॉन्स होते क्या हैं, देन हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की, देन हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, जिसमें हमने उसके हाईली पेनिट्रेटिंग, स्लो और फास्ट मूविंग नाइट्रोजन पे करें तो क्या इफेक्ट होता है, स्लो मूविंग करें तो क्या इफेक्ट होता है, ये सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। उसके बाद है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू, कि हम जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसको मेजर करते हैं। 1909 में मिलिकन ने डिटरमिन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज होता है और ये सिंपल अरेंज होता है। इसमें क्या था, जो ऑपरेटस लिया था उसमें मेटालिक चैम्बर था और उसके 2 पार्ट थे, और जो चैम्बर है वो एयर के साथ उसको फिल किया गया था, और जो उसके अंदर प्रेशर होता है उसको वैक्यूम पंप के साथ एडजस्ट किया गया था, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, ए और एक था ए डैश, और इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया गया था कि जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी को, और जो स्पेसिस थी इलेक्ट्रोड थी उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट होनी थी, सो दैट कि हम लोग जो अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था उसको फर्दर आगे कर सकें। तो जैसे कि आपकी फिगर 5.8 है, इसमें इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक ए है और एक ए डैश है। हम क्या करते हैं कि स्प्रे करते हैं एक एटोमाइज़र के ज़रिए से, उसके अंदर ऑयल ड्रॉप्स होते हैं, और ऑयल ड्रॉप्स के अंदर जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं उन ए और ए डैश इलेक्ट्रोड्स को, तो क्या होता है, जो एयर ड्रॉप होता है वो मूव करना शुरू हो जाता है अपवर्ड और इनवर्ड साइड पे, और एक्सरे रेस निकालते हैं। एक्सरे रेस से ये होता है कि जब डिस्चार्ज पड़ेगा उसके ऊपर तो हमें पता चल जाएगा कि जो मूवमेंट है वो क्या, और हम उसको एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए से सारी उसको नोटिस कर रहे होते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन होती है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और हमारे पास जो ड्रॉप होता है वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मूव कर रही हैं या क्या क्या हो रहा है। ये बेसिकली इसका ओवरव्यू था कि हम लोग कैसे ऑयल ड्रॉप से या मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिस्कवर कर सकते हैं। अगर हम इसका प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक ऑटोमाइज़र लेंगे और ऑटोमाइज़र के ज़रिए से जो ऑयल ड्रॉप्स हैं उनको स्प्रे करेंगे। जो तो कुछ जो ड्रॉप्स होंगे वो जो हमारे पास प्लेट होगी उसके होल से निकलेंगे बाहर और मूव करना शुरू हो जाएंगे, और उस जगह पे उस रीजन में आ जाएंगे जहाँ चार्ज प्लेट प्रेजेंट है। अब हम उनमें से एक जो ऑयल ड्रॉप है उसको देखेंगे और उसकी जो मूवमेंट है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो क्या होगा, अब वो हमारे पास ड्रॉपलेट जो होगा वो एल्यूमिनेटिक होगा, परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द व्यू, और ये अपीयर हमें माइक्रोस्कोप में होगा एज अ ब्राइट स्पेक अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, क्योंकि हमने जितना भी बैकग्राउंड लिया वो डार्क है, तो हमें ये ब्राइट स्पेक की तौर पे तरह लगेगा, और इसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ऑयल ड्रॉप जितने भी आ रहे हैं वो सारे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैं, वो नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, और जो इनकी वेलोसिटी है वो हम ड्रॉपलेट से डिटरमिन कर लेते हैं। अब जो ड्रॉपलेट की वेलोसिटी वो डिपेंड कर रही होती है वेट पे, v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, एज एन हमने इक्वेशन 1 कह दिया इसको। क्यों इक्वेशन 1 क्या है, जितनी ज़्यादा मैस होगा और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब कि कोई मैथ जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्पीडली और उसके तेज़ी के साथ नीचे गिरेगी, और जितनी ग्रेविटेशन जितना मैथ ज़्यादा होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी उस पर, और वेलोसिटी भी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। इसमें हमारे पास जो m है वो मास ऑफ ड्रॉपलेट है, g है जो हमारे पास वो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, और हम लोग क्या करेंगे, जब एयर बिटवीन दी इलेक्ट्रोड आ जाएगी तो हम उसको आयनाइज़ कर देंगे एक्सरेज के थ्रू, जो जितने भी हमारे पास ड्रॉपलेट्स हैं वो आएंगे तो हम उसको एक्सरेज के थ्रू आयनाइज़ कर देंगे, और जब वो ड्रॉपलेट्स को आयनाइज़ कर देंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज को टेकन अप कर देंगे और चार्ज्ड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, जो ए और ए डैश है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं उनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, सो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके, और जो वो हमारे पास होगी उसको हम स्ट्रेंथ, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ई से डिनोमिनेट कर देंगे, तो जो ड्रॉपलेट होंगे वो अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएंगे अगेंस्ट दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
विद द वेलोसिटी v2। तो हम कहते हैं कि जो v2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल ई माइनस एम जी के। यहाँ पर जो स्मॉल ई है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड है, एंड ई कैपिटल एंड ई है वो अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स है ऑन दी ड्रॉपलेट ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है उसकी वजह से जो अपवर्ड चार्जेस मूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसे हम कहते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इन ड्रॉपलेट्स को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से मूव कर रही है। अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स जो आ रही है ड्रॉपलेट पे वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से आएगी, और वो जिस फील्ड से आएगी वो उसकी स्ट्रेंथ ई होगी। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, हम उसको दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो v1 ओवर v2 इज़ इक्वल टू एम जी ओवर ई माइनस एम जी आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। इसमें जो v1 और v2 की वैल्यूज़ हैं वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 की, वो हम रिकॉर्ड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। v1 वो वैल्यू थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया था, जो हमारे पास ऑयल ड्रॉप थे उनको चार्ज नहीं किया था, वो सिंपल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे जो मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन जो हमारे पास v2 है, v2 बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, v2 हमारे पास वो फोर्स होती है जब हमने एक्स रेज अप्लाई की, एक्स रेज की वजह से जो उनके अंदर वो चार्जअप हुई गैस जो हमारे पास ऑयल ड्रॉप्स थे, और उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और उनकी मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई। और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमें वेल नोन होती है कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको भी हम वैल्यू पता होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी हमें पता होती है कि कितने वोल्टेज अप्लाई किए जा रहे हैं। अब हम मैस ऑफ जो ड्रॉपलेट है उसको भी डिटरमिन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करके इस तरह से कि जो हमारे पास जो ड्रॉपलेट है वो सस्पेंड रहे चैम्बर के अंदर, और इसी तरह से हम ई भी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि उसका चार्ज भी कैलकुलेट हो सकता है बाय इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही मिलिकन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज किया तो उसने ये देखा कि जो चार्ज था ईच ड्रॉपलेट के ऊपर वो डिफरेंट था। जितना ज़्यादा स्मॉल चार्ज था वो फाइंड हुआ 1.59 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और जो कि क्लोज था 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम के। और जो जितना स्मॉलेस्ट चार्ज होता है ड्रॉपलेट के ऊपर वो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, और अगर कोई और ड्रॉप भी साथ मिल जाता है तो हमारे पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और उनके चार्जेस भी डबल एंड ट्रिपल अमाउंट में हो जाते हैं। सो मिलिकन्स ने अपने इस पूरे के पूरे प्रैक्टिकल में क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रोड्स को लिया ए और ए डैश को, और उसको एक कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती थी। देन उसने क्या किया, ऑटोमाइज़र के ज़रिए से ऑयल्स ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल उसने सस्पेंड किए, और जैसे उसने स्प्रे किया उनका तो वो मूव करना शुरू हो गए, और ए के ऊपर जो ए डैश के ऊपर जो होल था वो उससे पास होके नीचे विद द ग्रेविटेशनल फोर्स गिरना शुरू हो गए। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है या एक जो हमारे पास ऑयल का ड्रॉप होगा उसको हमने मेजर करना है, उसके चार्जेस को देखना है। वो जब चार्जेस मूव कर रहे होंगे सो दैट हमारे पास क्या होगा, जैसे ही चार्जेस मूव करेंगे उन्हें हम जहाँ हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए सिंपल ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएंगे। एक्सरेज के ज़रिए से हम क्या करेंगे, उनको चार्ज अप करेंगे, वो चार्ज हो जाएंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई कर देंगे, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी ई। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ ई है हमने उनको अप्लाई किया तो क्या होगा, जो ऑयल ड्रॉप्स होंगे वो क्या होंगे, सस्पेंड होना शुरू हो जाएंगे बिटवीन ए एंड ए डैश। इस तरह से हमें उनकी चार्जेस का पता चल जाएगा, और हमने जो रेशियो निकाली वो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू एम जी ई माइनस एम जी। इसमें हमारे पास m जो था वो मैस था, g भी हमारे पास मैस था, mg भी हमारे पास मैस था, और e जो था वो स्ट्रेंथ था जिसकी वजह से वो अपवर्ड मूव कर रहे थे। सो हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स को चेंज किया तो मिलिकन ने ये फाउंड किया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंट कर दें तो ड्रॉपलेट के भी चार्जेस डिफरेंट हो जाएंगे, और जब से जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है उसके ऊपर जो उसका चार्ज है वो 1.59 टू 10⁻⁻19 कूलम है, जो कि क्लोजेस्ट है 1.602 टू 10⁻⁻19 कूलम के। सो दैट ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है। अगर एक से ज़्यादा ड्रॉप मिल जाएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ही है बल्कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पर प्रेजेंट है।
तो इन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से वो जो ड्रॉप था वो हमारे पास बड़ा था। लेकिन जितना ज़्यादा छोटा ड्रॉप होगा वो उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक पॉसिबिलिटी कि एक हो, और उस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास ड्रॉप है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी 1.60 × 10⁻⁻⁹ कूलम होगा, विच इज़ दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो मिलिकन ने ऐसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। ये हमारा आज का टॉपिक था।